जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिस्टम है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से लाया हुआ सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर धर्म को खत्म करके सिर्फ कोर्ट लेवल पर सारी चीजें डील की जाती हैं। धर्म का मकाम इस चीज में नहीं रखा जाता। ये धार्मिकता से अधार्मिकता की तरफ ले आना, रिलीजियसनेस से इररिलीजियोसिटी की तरफ ले जाने वाला सिस्टम है। वहाँ का शादी का सिस्टम फेल हो चुका है, डिवोर्स का सिस्टम फेल हो चुका है, वहाँ का फैमिली सिस्टम फेल हो चुका है। तो वहाँ के इस सिस्टम को इंडिया में लाकर यहाँ पर हमारा अच्छे सिस्टम को स्पॉइल करने की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चीजें इंडिया में परफेक्ट है। हाँ, हमें भी कमियां हैं, हमें भी कहीं सुधरने की जरूरत है, लेकिन कम से कम इस चीज में तो इंडिया बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्लैक एंड वाइट के इस एपिसोड में इंडिया में रहने वाले हमारे सारे भाई और सारे बहनों को मैं वेलकम करता हूं। हम आज एक बहुत ही सुलगते हुए करंट मौजू यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में 10 ऐसे रिसर्च्ड पॉइंट्स देखेंगे जिससे हम सब ये बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी कंट्री इंडिया, उसकी तरक्की, उसकी डेवलपमेंट, उसके प्रोग्रेस, उसके सक्सेस के लिए अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस टॉपिक का ताल्लुक मुस्लिम समाज से है या किसी एक कम्युनिटी से है या किसी एक रिलीजन से है। हालांकि हकीकत ये है जो हमारे सामने इस रिसर्च के दौरान आने वाली है कि इसका ताल्लुक तो इंडिया के रहने वाले हर एक शख्स से है, चाहे वो जिस किसी धर्म से क्यों ना हो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। प्रोसीजरल लॉज में दो टाइप के लॉज हमें मिलते हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। आप देख सकते हैं क्रिमिनल कोड्स होते हैं जिनमें क्रिमिनल मैटर्स चलते हैं, और सिविल कोड्स होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कई सारे सिविल मैटर्स चलते हैं। सिविल लॉज के मुतालिक ये पूरा डिस्कशन है। आज बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी कंट्री इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो शायद उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया है कि इंडिया में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्योंकि सिविल मैटर्स में हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज के मुतालिक ऑलरेडी एक ही कानून चल रहा है, उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक एक ही कानून चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसी तरह टॉर्ट लॉ के मुतालिक एक ही कानून है, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह के ताल्लुक से एक ही कानून है। लेकिन सिविल लॉज के अंदर एक हिस्सा है, वो है फैमिली लॉज। फैमिली लॉज के अंदर हमारी कंट्री में अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग लॉज चल रहे हैं। तो हमारे इस पूरे डिस्कशन में सिविल लॉज का एक हिस्सा फैमिली लॉज के मुतालिक हम बातें देखने वाले हैं। सबसे पहले इंडिया में हम सारे के सारे लोग अलग अलग धर्मों के, अलग अलग बैकग्राउंड्स के, अलग अलग बिलीफ्स हैं हमारे, लेकिन हम सब इस कंट्री के रहने वाले हैं। हम सब इस कंट्री का अच्छा चाहने वाले हैं। हम सब में ऐसे तो एक ही खून दौड़ रहा है, एक इंसानी रिश्ता तो है ही, लेकिन उससे आगे बढ़कर एक ऐसा रिश्ता भी है कि हम सब इस कंट्री के खैर खा हैं, अच्छा चाहने वाले हैं। हम में कई सारे डिफरेंसेस है, लेकिन डिफरेंसेस के बावजूद हम में एक अंडरस्टैंडिंग है, हम में एक कॉमन चीज है जो हमें साथ लेकर चली है इतने सालों से। तो आइए इस एनालिसिस में हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, हम सब के रिलीजियस बिलीफ्स तो अलग हैं। हम सब की जो आस्थाएं हैं, जो श्रद्धाएं हैं, वो सारी की सारी अलग अलग हैं। इंडिया में हम देखते हैं कि एक तरह की डाइवर्सिटी है। क्या हम सब के सब एक यूनिफॉर्म कॉमन गॉड की वर्शिप करते हैं? क्या हम सब की रिलीजियस प्रैक्टिसेस, हमारी पूजा, उपासना, वर्शिप, इबादत, क्या सब कॉमन है? क्या हमारे पास एक यूनिफॉर्म कॉमन वर्शिप सिस्टम है? सबके तरीके अलग अलग हैं। हम सब के फेस्टिवल्स और त्योहार अलग अलग हैं। हमारे कोई यूनिफॉर्म कॉमन त्योहार तो नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे डाइटरी लॉज या जो खाना पीना हम खाते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। कुछ लोग हैं जो वेजिटेरियन खाते हैं, कुछ लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, कुछ लोग हैं जो पिग का गोश्त भी खाते हैं, और कुछ लोग हैं जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। तो इसमें तो हम कॉमन नहीं है, हमारा कोई यूनिफॉर्म कॉमन डाइटरी लॉ तो नहीं है। उसी तरह हम देखते हैं कि हमारे ड्रेस कोड्स भी अलग अलग हैं। हमारे अपने रिलीजियस बिलीव्स और रीजन के एतबार से हमारे अपने ड्रेसिंग लॉज हैं। तो हमारा कोई यूनिफॉर्म कॉमन ड्रेसिंग लॉ भी नहीं है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर एजुकेशन में या गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन की वजह से
वहां भी कोई कॉमन सिस्टम नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर आज जो प्रपोजल रखा जा रहा है कि इंडिया के अंदर फैमिली लॉज के अंदर, जो हमारे घर के अंदर की बात है, जो हमारी फैमिली इश्यूज से ताल्लुक रखते हैं, उसके अंदर एक यूनिफॉर्म कॉमन फैमिली लॉ लाया जाए जो सारे धर्म के लोगों के लिए एक ही कानून रहे। उस चीज के बारे में हम देखते हैं कि जब हमारे बिलीफ्स अलग अलग है, हमारे रिलीजियस रिचुअल्स अलग अलग है, हमारे फेस्टिवल्स अलग है, हमारे कपड़ों का सेंस अलग है, हमारे डाइटरी लॉज अलग है और कई सारी और चीजों में हमारे डिफरेंसेस हैं, तो हमारे मैरिज और फैमिली रिलेटेड लॉज कैसे कॉमन हो सकते हैं? पॉइंट नंबर 2, हम देखेंगे कि हमारी कंट्री के अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के लोगों में अलग अलग चीजें चलती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे हिंदू भाई मैरिज के अंदर 7 फेरे लेते हैं और 7 फेरे लिए बगैर शादी नहीं होती। अब हम देख रहे हैं कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो मैरिज 7 फेरों से नहीं, मैरिज कोर्ट में जाकर सिग्नेचर करने से होगी। तो हम देखते हैं कि ये जो एक रोल है कि एक शख्स किसी भी मंदिर में जाए, किसी भी मस्जिद में जाए, किसी भी चर्च में जाए, वहां जाके बहुत आसानी से शादी कर सकता था और एक मकाम और स्टेटस हमारे इन रिलीजियस प्लेसेस को मिलता था। कई सारे ऐसे लोग जो धार्मिक नहीं हैं लेकिन कम से कम शादी की वजह से आ जाया करते थे। तो हम देखते हैं कि वो मकाम जो हमारी प्लेसेस का था, वहां के बड़ों का था, हमारे रिलीजियस क्लर्जी और प्रीस्ट का था, अब वो मकाम खत्म होने वाला है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जरा गौर करिए, अब इसके अंदर कई सारी चीजें हैं जो हम सारी कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इनकम टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं। इनकम टैक्स पर्पस के लिए उसका एक अलग इंडिविजुअल पैन कार्ड होता है, उसकी अलग एक अपनी टैक्स रेंज होती है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि 10 लाख की इनकम हो और क्योंकि एक अलग एंटिटी है तो इसका एक 1.25 लाख रुपए का इनकम टैक्स होगा। वही 10 लाख इनकम अगर जनरली उसके बगैर होती तो 3 लाख का इनकम टैक्स होता, यानी कि तकरीबन 1.25 लाख की इनकम टैक्स की सेविंग जो मिलती है जो एक एक फैमिली को। ऐसी लाखों फैमिलियां हैं जो ये टैक्स बेनिफिट ले रही है। उसी तरह हम देखते हैं कि हमारी पूरी कंट्री में कई सारी कम्युनिटीज से ताल्लुक रखने वाली कई सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सिख भाइयों में आनंद मैरिज एक्ट सन 1909 में यह एक्ट पास हुआ था जो सिख पर्सनल लॉ से ताल्लुक रखता है। आज से सिर्फ 4 साल पहले 2012 में आनंद मैरिज एक्ट एक अमेंडमेंट से गुजरा जिसके बाद सिख मैरिजेस कन्वीनियंटली बहुत आसानी से आनंद मैरिज एक्ट के जरिए रजिस्टर हो सकती थी। कितनी खुशियां थी। सिख कम्युनिटी में हम देखते हैं कि कितने सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए, कितने सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। हम देखते हैं कि सिख राइट ग्रुप्स ने ये प्लान बनाया कि हमें ये कामयाबी मिली, अब हमें इसके बाद ये कामयाबी चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ 4 साल गुजरे हैं और सारी वो खुशी, सारी वो कोशिशें खत्म हो जाएगी फिर एक बार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी आनंद मैरिज एक्ट 2007 में पास हुआ और बांग्लादेश में भी 1909 वाला एक्ट आज भी वैलिड है। हम आगे बढ़ते हैं आदिवासियों की तरफ। इन दिनों में एक आदिवासी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपना पिटीशन दर्ज किया। इस ग्रुप का यह कहना है कि हम 11 करोड़ आदिवासी जो इंडिया में रहते हैं ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं आते। दलील के तौर पर उन्होंने चारों हिंदू एक्ट जो 1955-1956 के अंदर पास हुए थे, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये चारों एक्ट्स के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अंदर बताया है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स पर हिंदू मैरिज एक्ट के चारों एक्ट्स नहीं अप्लाई होते हैं। तो उनके ऊपर क्या अप्लाई होता है, वो किस कानून के तहत चलते हैं? वो अपने ट्राइबल कस्टम्स, ट्राइबल ट्रेडिशन उसके तहत ऑपरेट करते हैं। तो उनका ऑब्जेक्शन है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उनका ये सारा रिलीजियस फ्रीडम जो वो एक्सरसाइज करते आए हैं वो खत्म हो जाएगा। और दलील के तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि सेंसस रिपोर्ट्स में अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस का जो सेक्शन है जिसके तहत अपेंडिक्स में दिया है कि 60 रिलीजन्स के स्पेसिफिकेशंस है, तो उन्होंने बताया कि वो हिंदू फेथ में नहीं आते, उनका शुमार, उनकी काउंटिंग अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस में होनी चाहिए। आइए हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ आते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी 2 पुराने लॉज से गवर्न की जाती है, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869। अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियंस का एक अपना सिस्टम है। जिस तरह से चर्च में वो शादियां करते हैं, चर्च के अंदर उनके सिस्टम्स होते हैं,
उसी तरह आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन डिवोर्स लॉज के अंदर कई सारी स्पेशल चीजें हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट करके कोई और धर्म में चला जाए तो दिस इज ग्राउंड्स, ये एक ऐसी बुनियाद है जिसके बेसिस पर एक बीवी अपने शौहर से डिवोर्स मांग सकती है क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में। उसी तरह रोमन कैथोलिक चर्च का एक बनाया हुआ सिस्टम है मेंसा इटोरो, जिसे क्रिश्चियन डिवोर्स लॉज के अंदर अकोमोडेट किया गया है। यहां तक हम देखते हैं कि कोचिन क्रिश्चियन सिविल मैरिज एक्ट नाम का एक अलग एक्ट है जो कोचिन और ट्रावैनकोर ये दो जगहों के लिए खास अप्लाई किया जाता है। जब पारसियों की तरफ हम देखते हैं तो पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट जो 1865 में पास हुआ, इसका ताल्लुक पारसी मैरिज से है। पारसी मैरिज के अपने लॉज हैं। मिसाल के तौर पर उनके कानूनों में ये भी कानून है कि ब्लड रिलेटिव्स में मैरिज अलाउड नहीं। उसी तरह उनका एक सिस्टम है आशीर्वाद का सिस्टम, जिसके बगैर शादी ही नहीं होती। हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से ये सारे के सारे रिलीजन्स की अपनी अपनी जो प्रैक्टिसेस है वो सब की कोई हैसियत नहीं रहेगी। हैसियत रहेगी कोर्ट की, और कोर्ट में जाकर एक पर्सन शादी कर सकता है। रिलीजियस कस्टम्स की हैसियत सिर्फ नेम सेक रहेगी। जब हम मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ देखते हैं, 2011 के सेंसस में आया है कि इंडिया की 121 करोड़ पॉपुलेशन में से 17.2 करोड़ मुसलमान हैं, जो 14.6% है। जो अगर हम आज के लाइफ स्टैट्स के हिसाब से देखें 2016 के, जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन का एस्टिमेट है कि तकरीबन 133 करोड़ है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन 19.4 करोड़ बन जाती है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के 19.5 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन क्या मकाम रखती है? जब हम देखते हैं वर्ल्ड में टोटल 195 कंट्रीज है, अगर हम ताइवान को अलग कंट्री ना काउंट करें। ये 195 कंट्रीज में ये टॉप की सिर्फ 6 कंट्रीज छोड़कर बाकी 189 कंट्रीज की जो टोटल पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा माइनॉरिटी इंडिया में है। अब हम देखते हैं ये भी एक हैसियत रखती है। मुसलमानों के भी अपने रिलीजियस सिस्टम्स एंड शरिया लॉज है जो वो चाहते हैं कि मेंटेन किए जाएं। आज हम देखते हैं कि जो एक सोच पैदा हुई है कि पूरे के पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही कानून होना चाहिए। आप देखेंगे अमेरिका जैसी कंट्री में जहां 50 स्टेट्स हैं, 50 के 50 स्टेट्स में अपने क्रिमिनल लॉज हैं। सिविल लॉज की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रिमिनल लॉज की बात कर रहे हैं। हर स्टेट में अपने अपने क्रिमिनल लॉज हैं। और अमेरिका की बात कहां करें, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो lawsofindia.org इस वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो सारे स्टेट्स के लॉज कानून दिए हुए हैं। आप देखेंगे इंडिया के हर स्टेट के बनाए हुए अपने अपने कानून हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा कानून है। अगर आप टोटल करें तो 6667 कानून है जो स्टेट लॉज है। क्या पूरे इंडिया में एक ही कानून चल रहा है? तो नहीं, हम देखते हैं कि अपने अपने स्टेट की वहां की नीड के एतबार से, वहां की जरूरत के एतबार से अलग अलग कानून बनाए गए हैं। तो जब इतने सारे अलग कानून हो सकते हैं और अलग अलग कंट्रीज में हम देख सकते हैं, तो इंडिया जैसी कंट्री जिसके अंदर इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है, इतने सारे धर्मों के लोग रहते हैं जिनकी अपनी अपनी कस्टम्स है, क्या इसे अकोमोडेट नहीं किया जा सकता कि उनके अपने लॉज बाकी रखे जाएं ताकि हर कोई अपने एतबार से अपनी कम्युनिटी में खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिताए? आइए हम मेन सवाल को फेस टू फेस देखते हैं। मेन सवाल ये है, जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिस्टम है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से लाया हुआ सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर धर्म को खत्म करके सिर्फ कोर्ट लेवल पर सारी चीजें डील की जाती है। धर्म का मकाम इस चीज में नहीं रखा जाता। ये धार्मिकता से अधार्मिकता की तरफ ले आना, रिलीजियसनेस से इररिलीजियोसिटी की तरफ ले जाने वाला सिस्टम है। आइए हम देखते हैं कि ये सिस्टम जो वेस्टर्न वर्ल्ड का है, क्या ये कामयाब सिस्टम है या टोटली फेल्ड सिस्टम है। अमेरिका में कितने बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे हैं? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो 40 बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे हैं। और 30 साल से कम उम्र वाली औरतों को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मोर देन 50% आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की पूरी 28 कंट्रीज का एवरेज है कि 40% बच्चे शादी के बाहर पैदा होते हैं। और ये तो फिर भी ठीक है, फ्रांस 57% पहुंच चुका है, यानी 50% क्रॉस कर चुका है। आइसलैंड में तो 66.9% बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे हैं। यूके में 2012 में इटसेल्फ 47% बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे थे। 2016 का उनका एस्टिमेट था कि बाय 2016 मोर देन 50% पॉपुलेशन
यानी 100 में से 50 बच्चे कम से कम मैरिज के बाहर पैदा होंगे। इस चीज का एहसास उन्हें खुद हुआ है कि इस चीज से कितने डैमेजिंग रिजल्ट्स पैदा होंगे। यूके के पार्लियामेंट में वहां के एमपीज ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें कुछ टैक्स बेनिफिट देना चाहिए वो लोगों को जो मैरिज के अंदर बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि जो बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा होते हैं उन्हें कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनका परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छा नहीं होता, कई बार ऐसे बच्चे ड्रग अब्यूज के शिकार हो जाते हैं। अमेरिका में तकरीबन 1 करोड़ ऐसी माएँ हैं जो अकेले बच्चों की परवरिश कर रही हैं और अमेरिका के हर 4 बच्चों में से 1 बच्चा ऐसी माँ के पास बड़ा हो रहा है बगैर फादर के, अपने बाप के बगैर। यानी 1.25 करोड़ अमेरिकन बच्चे अपनी सिंगल मदर्स के पास बड़े हो रहे हैं। census.gov अमेरिकन गवर्नमेंट सेंसस वेबसाइट, जिसमें आप ये खुद जाकर सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हैं। अब ऐसी मदर्स का क्या होता है जिन्हें बाप का भी रोल अदा करना पड़ता है और माँ का भी रोल, क्योंकि बाप तो प्रेग्नेंट नहीं होता। और कई बार हम देखते हैं कि ऐसी माएँ ऐसे बच्चों का अबॉर्शन करा देती हैं। तकरीबन 26% प्रेगनेंसीज अबॉर्शन के अंदर खत्म कर दी जाती है। यानी कि अगर 100 माएँ प्रेग्नेंट हो रही है तो 26 माएँ अपने बच्चों का अबॉर्शन करा देती है। 74 माएँ जो डिलीवरी करती हैं उनका ये हाल होता है कि ऐसी सिंगल मदर्स में से 28.7% माओं को सिवियर मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है इतने सारे प्रेशर्स की वजह से। मैरिज लॉज, डिवोर्स लॉज का ताल्लुक रिलीजन से तोड़ देने की वजह से वहां का पूरा फैमिली सिस्टम ही टूट गया। वहां मैरिज के सिस्टम को मुश्किल बना देने की वजह से, डिवोर्स सिस्टम मुश्किल बना देने की वजह से और कई सारी डिफिकल्टीज की वजह से बहुत से लोगों की सोच ये बन गई कि हम पहले ऐसे ही रहकर देख लेते हैं, अगर सब चीज सेट हो गई, ठीक हो गई, तो बाद में जाके शादी कर लेंगे। लेकिन बाद में भी जब शादी करते हैं तो आपको पता है वैसी शादियों का क्या होता है। आप देखेंगे अक्सर ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत ही हाई डिवोर्स रेट्स है। इंडिया के अंदर तलाक और डिवोर्स का इशू बहुत डिस्कस किया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि डिवोर्स के इशू को एक कम्युनिटी के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन 2011 के सेंसस रिकॉर्ड जब हम देखते हैं तो बहुत जरूरी है कि डिवोर्स के फिगर्स के साथ साथ हम लोगों को सेपरेटेड के फिगर्स भी साथ में रखकर एक टोटल फिगर का जायजा लेना चाहिए। जब इस टोटल फिगर को हम देखते हैं तो आप पाएंगे कि सारे फेथ्स में ये चीज प्रैक्टिस हो रही है। डिवोर्स एंड सेपरेटेड मिलाकर सारे फेथ्स के अंदर तकरीबन उनकी पॉपुलेशन के करीब करीब ही है, थोड़ा सा प्लस या माइनस होकर हम देखते हैं कि ये चीज प्रिवेलेंट है। मिसाल के तौर पर जो टोटल फिगर्स है, हिंदू रिलीजन का शेयर 77% है, मुस्लिम्स का शेयर 15% है, क्रिश्चियंस का शेयर 4% है और सिख, बुद्धिस्ट, जैन और अदर्स ये सब के भी अपने अपने शेयर्स हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये चीज जो इंडिया में आज है ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है कि हमारे 1000 मैरिजेस में सिर्फ 13 डिवोर्स तक पहुंचते हैं। 1000 शादियां होती है, 13 डिवोर्स होते हैं। अमेरिका में 1000 शादियां होती है, 530 डिवोर्स होते हैं और अमेरिका फिर भी इसमें बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है। फ्रांस में 550 डिवोर्स होते हैं, क्यूबा में 560, एस्टोनिया में 580, लग्जमबर्ग में 600, स्पेन में 610, चेक रिपब्लिक में 660, हंगरी में 670, पोर्चुगल में 680 और बेल्जियम में 710, यानी 1000 में से 710 डिवोर्स हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वहां का शादी का सिस्टम फेल हो चुका है, डिवोर्स का सिस्टम फेल हो चुका है, वहां का फैमिली सिस्टम फेल हो चुका है। तो वहां के इस सिस्टम को इंडिया में लाकर यहां पर हमारा अच्छे सिस्टम को स्पॉइल करने की क्या जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब चीजें इंडिया में परफेक्ट है, हाँ हमें भी कमियां हैं, हमें भी कहीं सुधरने की जरूरत है, लेकिन कम से कम इस चीज में तो इंडिया बहुत अच्छा है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स से साबित हो रहा है, जैसे कि हम सब देख सकते हैं, यहाँ पर हम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला सिस्टम इंडिया में कैसे लाए, जबकि हम ये देखते हैं कि वहां पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो उन्होंने धर्म को खत्म करके सिर्फ एक कानून को रखा है, तो इस चीज की वजह से उन्हें कितने सारे नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम अच्छे सिस्टम को कैसे स्पॉइल कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर जब मैरिज का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो कौन सा सिस्टम चलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चे जो आउटसाइड मैरिज पैदा होते हैं वो तो चीज है ही, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का प्रॉब्लम। अमेरिकन गवर्नमेंट वेबसाइट सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो cdc.gov पे आप देख सकते हैं, वो कहता है कि अमेरिका में एसटीडीज एक अनप्रेसिडेंटेड हाई लेवल तक पहुंच चुका है। अमेरिका के 33 करोड़ लोगों में से
11 करोड़ लोगों को एसटीडी हो चुके हैं। हर साल 2 करोड़ और लोगों को एसटीडी हो जाता है और अमेरिकन गवर्नमेंट को तकरीबन 16 बिलियन यूएस डॉलर्स हर साल खर्च करने पड़ते हैं। 16 बिलियन यूएस डॉलर्स का मतलब 1,70,000 करोड़ इंडियन रुपीस। जो इंडिया का पूरा हेल्थ बजट है उससे बहुत ज्यादा सिर्फ एसटीडीज को कंट्रोल करने में खर्च किया जाता है। मैं अपील करता हूं हमारे कंट्री के सारे लोगों से, हमारी कंट्री की सारी वो विमेन राइट्स ग्रुप से भी अपील करता हूं कि आप ही बताइए, ये जो वेस्टर्न सिस्टम है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ग्रेजुअली इंडिया में लाया जा रहा है, वो वेस्टर्न सिस्टम क्या सचमुच औरतों को राइट्स दे रहा है? क्या बीत रही उन सारे बच्चों पर? क्या ऐसे फादर्स जो शादी के बाहर बच्चे पैदा करते हैं, क्या उनकी विरासत इनहेरिटेंस में राइट होता है बच्चों का? क्या होता है उन औरतों का? क्या उन्हें राइट्स मिल रहे हैं? क्या उन्हें ऑनर मिल रही है? क्या उन्हें डिग्निटी मिल रही है? या उनका गलत फायदा उठाया जा रहा है? तब तक जब तक वो खूबसूरत है, तब तक उन्हें कोई मिलेगा जो उनमें इंटरेस्टेड होगा, उसके बाद क्या? तो ये पूरा के पूरा सिस्टम एक बहुत ही नुकसानदेह, एक बहुत ही हार्मफुल सिस्टम है। और हमारे यहाँ जो बेटर सिस्टम है, जो पर्सनल लॉज पर बेस्ड सिस्टम है, हम उस अच्छे सिस्टम को छोड़कर एक वर्सेस सिस्टम को क्यों लाएं? पॉइंट नंबर 4, इंडिया के ऑलरेडी ओवरबर्डन जुडिशियल सिस्टम पर क्या हम एक और एडिशनल बर्डन तो नहीं डाल रहे हैं? अगर आप नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पर जाकर देखें, आज की लेटेस्ट रिपोर्ट है कि 2 करोड़ 30 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं। और जब आप डिस्क्लेमर्स में जाकर देखेंगे तो डिस्क्लेमर्स में दिया है ये 2 करोड़ 30 लाख केसेस में फैमिली केसेस इंक्लूडेड नहीं है। फैमिली केसेस तो अलग है। कुछ लोगों ने कैलकुलेट किया कि जो स्पीड में ये केसेस डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं, 30 साल लगने वाले हैं सारे क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में। उन 30 सालों में पता नहीं और कितने एडिशनल केसेस आ जाएंगे। और अगर सिविल केसेस को देखा जाए तो वो तो कभी खत्म नहीं होने वाले। तो हम देखते हैं कि हमारे इस ओवरबर्डन सिस्टम के अंदर क्या हम कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं? डिवोर्स मैटर्स की जब बात देखी जाती है तो डिवोर्स मैटर्स जब कोर्ट बेस्ड किए जाते हैं तो कोर्ट के अंदर एक लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड ट्रायल चलता है। अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक ने भी ऑब्जेक्ट कर लिया तो मिनिमम 3 से 5 साल तो लगते ही हैं। किसी किसी केस में 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल तक भी लग जाते हैं डिवोर्स मिलने में। आप बताइए, इतने सालों में वो हस्बैंड और वाइफ जिन्हें ना डिवोर्स मिला है ना वो मैरिड हैं, उनका क्या होता है? वो किस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं? उनके लिए जिंदगी में क्या ट्रायल और क्या सुकून और क्या उनको पार्टनरशिप मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? पॉइंट नंबर 5, हम ये जानते हैं कि इंडिया में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में पास किया गया, जिसके तहत अलग से स्पेशल मैरिजेस की जा सकती है, जिसे आम आदमी की जुबान में कोर्ट मैरिज कहा जाता है। जो कोर्ट मैरिज का सिस्टम है वो आजकल से नहीं, 1954 से इंडिया में आया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कितने लोग हैं जो कोर्ट मैरिजेस करते हैं। आमतौर पर कॉमन बात है, नॉर्मली ऑलमोस्ट सब के सब लोग अपने अपने सिविल लॉज में शादी करना प्रेफर करते हैं। कोर्ट मैरिजेस के लिए शायद ही थोड़े लोग जाते हैं। इससे क्या बात साबित होती है? इससे ये बात साबित होती है कि इंडियन पॉपुलेशन का मैंडेट, इंडियन पॉपुलेशन की प्रेफरेंस, हम सब की प्रेफरेंस अपने सिविल लॉज की तरफ है। हम सब कोर्ट मैरिजेस को नहीं प्रेफर कर रहे हैं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हमारा ये फ्रीडम खत्म होने वाला है। अगर आज भी हम सब कुछ ना करें और अपनी प्रेफरेंसेस को जाहिर ना करें और खामोश रहकर सिर्फ एक कम्युनिटी का मसला बन जाए, तो फिर ये सारी फ्रीडम जो हमें मिला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है, जिस आजादी के लिए हम सब ने मिलकर आजादी की जंग लड़ी ताकि हम सबको आजादी मिले और हम आजाद रह सकें इस कंट्री के अंदर, वो आजादी का एक हिस्सा हमसे जाने वाला है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, 22 पार्ट्स हैं। 22 पार्ट्स में से पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, जो कहा जाता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कॉर्नर स्टोन है। ये फंडामेंटल राइट्स में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। 7 फंडामेंटल राइट्स में अगर आप आर्टिकल 25 पढ़ें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट दिया गया है और उसमें क्लियरली दिया है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। हम सबको अपनी सोच का एक फ्रीडम दिया गया है एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। हम सबको अपने रिलीजन को प्रोफेस करने, उस पर अमल और प्रैक्टिस करने
और उस चीज को दूसरों तक पहुंचाने, प्रोपोगेट करने का राइट हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अगर आप नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ें, आर्टिकल 26, उसके अंदर दिया गया है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। हर कम्युनिटी को ये राइट दिया गया है, हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट दिया गया है कि वो रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले अपने मैटर्स को खुद मैनेज करें। सवाल ये है कि क्या फैमिली लॉज रिलीजियस मैटर में आते हैं या नहीं आते हैं? आप बताइए। तो लोगों को एक लीगल राइट मिलता है, एक मान्यता मिलती है, एक एक्सेप्टेंस मिलती है। किसने दिया है वो एक्सेप्टेंस? हमारे रिलीजन ने दिया है। वो दो लोगों को साथ में रहना लीगली करेक्ट कैसे समझा जाता है, सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेंस कैसे आती है, किसने उसे वो एक्सेप्टेंस दी? रिलीजन ने दिया। तो मैरिज, ये खुद, ये फैमिली लॉज, ये हमारे रिलीजियस मैटर है, ये कोई कल्चरल मैटर नहीं है, ये हमारे कोई कस्टम्स नहीं है, ये हमारा रिलीजियस मैटर है। तो ये रिलीजियस मैटर होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी दिया है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के अंदर कि हमारे ये रिलीजियस राइट्स नहीं डिस्टर्ब किए जाएंगे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो अगला सवाल यह आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमें बताया गया है। आइए, ये हमारा पॉइंट नंबर 6 है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन है आर्टिकल 44 में, लेकिन वो आर्टिकल कहां है? वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। 22 पार्ट्स में से पार्ट 4 में, और पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अगर आप पार्ट 4 पढ़ें, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 37 में क्लियरली दिया हुआ है, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ये क्या है मामला? ये सारे जो आर्टिकल्स है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट नहीं है, ये डायरेक्शनल है, जो एक नेशनल कॉन्शियंस की तरफ हमें गाइड कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आर्टिकल 44 पढ़ें, हम उससे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 2-3 आर्टिकल्स पढ़ेंगे और उसको इवैल्यूएट करेंगे, फिर हम आर्टिकल 44 की तरफ जाएंगे। आर्टिकल 47 में दिया है, द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ ड्रग्स व्हिच आर इंजूरियस टू हेल्थ। इसमें दिया गया है कि सारे किस्म के शराब, सारे किस्म के ड्रग्स पूरी तरह से इंडिया में बैन किए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 47 में दिया हुआ है। इस बारे में क्या किया है? क्या आपको पता है? इंडिया में स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है कि नेशनल सर्वे रिपोर्ट ऑफ द यूएन ऑफिस के मुताबिक और इंडिया के इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मुताबिक इंडिया में 1,07,00,000 ड्रग यूजर्स है। 1,07,00,000, जो कई कंट्रीज की पॉपुलेशन से ज्यादा हमारे पास ड्रग यूजर्स हैं। क्या हम जानते हैं कि इंडिया में रोज 10 लोग सुसाइड करते हैं और उनमें से एक शख्स ड्रग एडिक्ट होता है, जो ड्रग्स के प्रॉब्लम्स की वजह से सुसाइड कर बैठता है। क्या हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर शराब का कंजम्पशन बढ़ रहा है? कई कंट्रीज है जो शराब का प्रॉब्लम कम कर रही है, लेकिन इंडिया में शराब का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, शराब का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है 1.6 लीटर 2003-2004 में हुआ करता था, अब 2.2 लीटर्स हो चुका है। पिछले 20 सालों में इंडिया में अल्कोहल कंजम्पशन 55% बढ़ा है। रोज 15 लोगों की जाने जाती है शराब पीने की वजह से, यानी तकरीबन हर 1.5 घंटे में एक शख्स की जान। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 39 कहता है that the state shall in particular direct its policy towards securing that the citizens men and women equally have the right to an adequate means of livelihood। यानी रोजगार के ताल्लुक से स्टेट कोशिश करेगा कि सबको रोजगार मिले, सारों के सारों को। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज पिछले 5 सालों में हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के 77% घर ऐसे हैं जहां कोई रेगुलर इनकम नहीं है, जहां रेगुलर वेजेस या रेगुलर सैलरी मिल रही है। किसी महीने में मिलती है, कभी नहीं मिलती है। 5% तो ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, टोटली अनएम्प्लॉयड। आइए हम देखते हैं, आर्टिकल 48 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया है द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर। इससे पहले आर्टिकल 43 में भी एग्रीकल्चरल लेबरर्स के ताल्लुक से बात आ चुकी थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स का क्या हाल है। एग्रीकल्चर में हालांकि इंडिया की आधी वर्कफोर्स लगी हुई है, अराउंड 50%, लेकिन एग्रीकल्चर का हिस्सा जीडीपी का ओनली 13% के करीब है। तकरीबन 26 करोड़ फार्मर्स, कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कई सारों का तो ये हाल है कि अपनी जिंदगी खुदकुशी करके खत्म कर देते हैं। आप देखेंगे कि 2014 में
5650 फार्मर्स ने खुदकुशी की और 2015 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 8000 से ज्यादा फार्मर्स ने खुदकुशी की। आइए अब हम आते हैं आर्टिकल 44 पर। आर्टिकल 44 में ये दिया गया है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन सबसे पहली बात इसमें ये नहीं दिया है दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल एंडेवर, इसमें दिया गया है द स्टेट शैल एंडेवर। इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट बनने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसे ब्रिटिश ने बनाया था। 1946 से लेकर 1950 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाकी रही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कई सारे डिबेट्स और डिस्कशंस हुए जिसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया। जब आर्टिकल 44 आया उस वक्त पर उस जमाने में भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट हुआ था। आप देखेंगे कि डिबेट्स पार्लियामेंट की वेबसाइट पर मौजूद है और वो डिबेट्स के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर का स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने कहा था, इट डज नॉट से दैट आफ्टर द कोड इज फ्रेम्ड द स्टेट शैल एनफोर्स इट अपॉन ऑल सिटीजंस merely because they are citizens, यानी कि ये कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजंस के ऊपर एनफोर्स नहीं किया जाएगा। हम देखते हैं कि आज हम इंडिया के रहने वाले लोग हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर अमल करने की जरूरत है, चाहे वो शराब को बैन करना है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, चाहे वो फार्मर्स के हालात को सुधारने की कोशिश करना है, और भी कई सारी चीजें हैं जो इंडिया की तरक्की के लिए जरूरी है। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के वजह से हम देखते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो इंडिया के अंदर आज नहीं है, कल हमारे फैमिली लॉज के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हम देखते हैं कि जब इस टॉपिक पर ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं तो क्या टॉपिक पर बात होती है? ट्रिपल तलाक, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी, मेंटेनेंस और क्या मौजूद है। लेकिन आप देखेंगे कि ये सारों के ताल्लुक से कुछ ना कुछ लॉज मौजूद है। मिसाल के तौर पे चाइल्ड मैरिजेस के मुतालिक चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 मौजूद है जो सारी कम्युनिटीज पर यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाता है, तो ये तो मौजूद है। उसी तरह हम देखते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अपॉन डिवोर्स एक्ट 1986 भी मौजूद है। खास तौर से डैनियल लतीफी जजमेंट जो 2001 में सुप्रीम कोर्ट से मिला था, इसके इंटरप्रिटेशन के साथ में विमेन के कई राइट्स इजीली सिक्योर किए जा सकते हैं। मतलब हमारी कंट्री में दो सिस्टम चलते हैं। एक सिस्टम है पर्सनल लॉ का सिस्टम। जो शख्स पर्सनल लॉ के थ्रू करना चाहता है उसके लिए वो ऑप्शन ओपन है। जो चाहता है कि उसे लीगली जाकर अपने राइट्स को सिक्योर करना है, तो जैसे हमने मैरिज के अंदर देखा, एक है पर्सनल लॉ के थ्रू मैरिज, एक है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के थ्रू मैरिज। उसी तरह हम देखते हैं कि दहेज के ताल्लुक से द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके अंदर आईपीसी के भी सेक्शंस 498A क्रूअल्टी टू वाइव्स या 304B डाउरी मर्डर्स भी अप्लाई होते हैं। और जहां तक ट्रिपल तलाक का सवाल है, 2002 का एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का अवेलेबल है, शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसके अंदर ये जजमेंट पास किया गया था कि ट्रिपल तलाक एप्लीकेबल नहीं होगा। उसी तरह 2002 में दगड़ू पठान वर्सेस रहीम बी पठान का भी केस है, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच ने पास किया था। और साथ साथ में 2004 का एक और केस है, नजमू बी वर्सेस सिकंदर रहमान का भी केस मौजूद है। तो जो लेडीज चाहते हैं कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के सिस्टम से जाए, वो जाकर वहां से हासिल कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे लोग जो सिविल लॉ के तहत रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। तो हमारे पास ये दोनों सिस्टम्स आज ऑलरेडी मौजूद है। जो बात इस तरह से मीडिया में हो रही है जैसे कि कुछ कानून मौजूद ही नहीं और कानून अभी लाया जा रहा है, तो कानून ऑलरेडी मौजूद है और कानून में कई सारे लॉज, कई सारे ऐसे जजमेंट ऑलरेडी मौजूद है, जिससे जो लोग वो सिस्टम से जाकर कुछ हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, 175 साल की गुलामी से हम 1947 में आजाद हुए। ब्रिटिश ने हमारे कई सारे हुकूक ले लिए, कई तरह के जुल्म ढाए, लेकिन ब्रिटेन ने हमारे पर्सनल लॉज का राइट नहीं लिया था। उस 175 साल के पीरियड में आप देखेंगे कि लेक्सी लॉ की रिपोर्ट मौजूद है जो 1840 के अंदर है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, इट इज रिकमेंडेड दैट द पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड बी केप्ट आउटसाइड सच कोडिफिकेशन। 1859 में क्वीन का प्रोक्लेमेशन था कि पर्सनल लॉज शुड कंटिन्यू टू गवर्न by separate courts for different communities. 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स, जो उस जमाने का गवर्नर जनरल था, उसने ऐसे प्रोविजंस बनाए जिससे कि हिंदू लॉ हिंदूज के लिए, इस्लामिक लॉ मुस्लिम्स के लिए, जो पर्सनल मैटर के लिटिगेशन में इस्तेमाल किया जाए। और इंडिया की आजादी 1947 में हुई, लेकिन उससे 10 साल पहले 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत पास किया गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे कानून जो चलते आए
हिंदूज को, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, पारसीज को, सबको अपने पर्सनल लॉज इस पूरे पीरियड में मिलते रहे। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह का सप्रेशन तो ब्रिटिश ने भी नहीं किया। आखिरी बात, 10वां पॉइंट, आज हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऑपोजिशन में सब बैकग्राउंड के लोग मिलकर आ रहे हैं। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो आज हम देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर मुस्लिम कम्युनिटी के सारे सेक्ट्स के लोग साथ में मिलकर इस मैटर को अपोज कर रहे हैं। सारे के सारे सेक्ट्स में से कोई एक भी सेक्ट ऐसा नहीं है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया है। हाँ, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो टेलीविजन पर आकर या खुद की पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैसियत में वो कुछ अपने ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि वो एक बात को मिस आउट कर रहे हैं। यहां पर अब टॉपिक ये नहीं डिस्कस हो रहा है कि एक सिटिंग में 3 तलाक 3 होंगे या 1 होंगे। यहां 3 और 1 की बात नहीं हो रही है। यहां बात ये हो रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ये चलेंगे या सारे कम्युनिटीज के सारे लॉज जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ के तहत हमारी कंट्री चलने वाली है, या हमारी कंट्री कोई एक कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत चलने वाली है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर में मामला आता है तो कोई भी डिवोर्स नहीं दे पाएगा, ना हस्बैंड दे पाएगा, ना वाइफ दे पाएगी। डिवोर्स तो सिर्फ कोर्ट दे पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 10 पॉइंट्स जो आप सबके सामने रखे गए हैं, ये 10 पॉइंट्स पर हम सब के सब गौर करेंगे और हम सब के सब इस चीज के अंदर एक सोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि आज इंडिया एक टर्निंग पॉइंट पर है। अगर इस टर्निंग पॉइंट पर हम सारे के सारे कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं लेते अपनी फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए, तो हो सकता है कि वो एक दरवाजा खुल जाएगा, एक ऐसा दरवाजा जिसमें आज तो जो चीजें होगी पता नहीं, लेकिन वो दरवाजा खोलने के बाद फ्यूचर की कौन सी हुकूमत कौन से कानूनों को लाकर आखिर में धार्मिकता से अधार्मिकता की तरफ, या जो हमारे यहाँ एक पाकीज़गी का, चेस्टिटी, अच्छे मॉरल्स का एक सिस्टम जो हमारी सोसाइटी में हमें दिखता है, जिसकी सेफ्टी हम सबके साथ महसूस करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सेफ्टी, वो चेस्टिटी, वो पाकीज़गी हमारी सोसाइटी से चले जाएगी। आखिर में हम सब ने मिलकर आज़ादी के जंग को लड़ा। आज हमारी आज़ादी यहाँ पर मौजूद है। आज कुछ लोगों के इस मौजू को, इस टॉपिक को एक गलत तरीके से अंडरस्टैंड करने की वजह से हमारी ये फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करने की बात हो रही है। मैं आप सबको उभारूंगा कि हमें लर्न करना चाहिए हिस्ट्री से लेसन्स। हम देखते हैं कि सोवियत रशिया जैसा एक पावरफुल कंट्री भी जब रिलीजियस फ्रीडम्स को सप्रेस करने लगा, जब यूनिफॉर्म लॉज वगैरह सारों के लिए लाने लगा, आखिर में जाकर जब सोवियत रशिया डिसइंटीग्रेट होकर अलग हुआ, तो वजहों में से ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब अपने प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी एकता, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी हार्मनी, अपनी टॉलरेंस को मेंटेन रखते हुए इस कंट्री के फ्रीडम को संभालें, जो हमारे बड़ों ने, हमारे ग्रेट लीडर्स ने हासिल किया और हमें दिया। आज हमें इसे प्रिजर्व करके आगे की जनरेशन तक पहुंचाना है। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इस चीज को सुनने के बाद अपनी लिमिट में रहकर पॉजिटिव एक्शन इस सोसाइटी को बचाने के लिए जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।